और अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की, और ये कहानी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में कल यानी गुरुवार का दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। लेकिन इस परीक्षा से पहले ही यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून से जमीन लाल हो रही है। यहाँ के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू व्यापारी को बेरहमी से काटकर मार डाला गया। सवाल है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इस बार ढाका की गद्दी पर सिर्फ तारिक रहमान की बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी या शफीकुर रहमान की कट्टरपंथी पार्टी जमायत इस्लामी की ही नजर नहीं है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद ने भी अपनी बिसात इस चुनाव में बिछा दी है। बांग्लादेश में आम चुनाव की वोटिंग से 60 घंटे पहले हिंदू कारोबारी सुसन चंद्र सरकार की हत्या ने सबको परेशान कर दिया, झकझोर कर रख दिया। वारदात मेमनसिंह जिले के बोगर बाजार चौराहे पर हुई। हमलावर सोमवार रात सुसन सरकार की दुकान में घुसे, धारदार हथियार से हमला करने के बाद उन्हें दुकान के अंदर छोड़ दिया और शटर बंद कर भाग खड़े हुए। अल्पसंख्यकों को लगातार बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। 62 साल के चावल व्यापारी सुसन चंद्र सरकार भाई भाई एंटरप्राइजेस के मालिक हुआ करते थे। सुसन चंद्र सरकार के बेटे सुजन सरकार बांग्लादेश के हुक्मरानों से अब सवाल पूछ रहे हैं कि जब उनके परिवार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था तो फिर उनके पिता को टारगेट क्यों किया गया। सवाल है कि वोटिंग से पहले सुसन चंद्र सरकार की हत्या क्या हिंदुओं को पोलिंग बूथ से दूर करने की कोई साजिश है? क्या हिंदुओं को डराया जा रहा है? ढाका में 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार में 61 अल्पसंख्यकों की अब तक हत्या हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ऑल इज वेल का दावा कैसे कर सकते हैं? बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर अब की बार एक नया मोड़ भी है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जो 2009 से 2024 तक लगातार सत्ता में रही, इस चुनाव में उस पर बैन लगा हुआ है, यानी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पा रही है। ऐसे में मुख्य मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और शफीकुर रहमान की कट्टरपंथी जमायत इस्लामी के बीच है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 13 फरवरी को नतीजे के बाद बांग्लादेश किसका होगा? किसकी जीत बांग्लादेश को भारत के नज़दीक ला सकती है और किसकी जीत बीजिंग और इस्लामाबाद से ढाका की नज़दीकी को बढ़ा देगी? क्योंकि इस चुनावों पर बांग्लादेश से लेकर चीन तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबकी निगाहें सब बांग्लादेश को अपने दोस्त के तौर पर देख रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव में अब की बार एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है, और वो है हिंदू फैक्टर। कृष्णा नंदी और गोविंदा प्रामाणिक जैसे हिंदू नेता खुद मैदान में उतरे। वे अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि हिंदू अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश चुनाव में कुल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 10 महिला जबकि 12 निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीएनपी ने इस चुनाव के लिए 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। और हैरानी की बात तो यह कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने पहली बार किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी और वो भी हिंदू कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है। जमात की तरफ से बिजनेसमैन कृष्णा नंदी, कृष्णा खुलना एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गोविंद चंद्र प्रामाणिक गोपालगंज 3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने आपको पिछले महीने ही चक्रव्यूह में दिखाया था कि कैसे गोविंदा प्रामाणिक का नॉमिनेशन शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन में अपील के बाद उसे वापस ले लिया गया और अब प्रामाणिक चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में 1971 में हिंदू आबादी करीब 14% थी, जो आज घटकर मात्र 8% रह गई है। लेकिन कुल उम्मीदवारों में सिर्फ 4% ही अल्पसंख्यक हैं जो चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव ऐलान के बाद से ही यहाँ के हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए, उससे तो सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की मौजूदगी कट्टरपंथी ताकतों को और ज्यादा भड़का रही है? क्या इसीलिए हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? चुनाव के एक दिन पहले भी क्या सुजन सरकार की इसीलिए घर में घुसकर हत्या की गई? बांग्लादेश चुनाव का एक सिरा चीन और पाकिस्तान से भी जुड़ता दिखाई देता है। चुनाव के नतीजों पर बीजिंग और इस्लामाबाद की गिद्ध नजर है, क्योंकि दावा तो यह किया जा रहा है कि 13 फरवरी को ढाका के चुनाव नतीजों से साउथ एशिया का पावर बैलेंस भी पलट जाएगा।
बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन क्या अगर उस लोकतंत्र की कीमत अल्पसंख्यकों का खून हो तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? एक बड़ी पार्टी चुनाव को लड़ने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में क्या ये चुनाव वाकई में जेन्युइन होंगे? इस पर लंबे समय तक बहस भी होती रहेगी और सवाल भी खड़े होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको हर माँ बाप को, हर हिंदुस्तानी को जरूर देखना चाहिए। आज दुनिया भर के ज्यादातर माता पिता अगर इस कहानी को देखेंगे तो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। शायद ही कोई देश ऐसा हो, कोई घर ऐसा हो जहां माता पिता सोशल मीडिया रील्स को लेकर अपने बच्चों को डांट फटकार नहीं लगाते हो। ज्यादातर माता पिता की एक ही शिकायत है कि उनका बच्चा रील्स के दलदल में ऐसा फंस चुका है कि पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। यहां तक कि बच्चे अपनी ही जान के दुश्मन बन रहे हैं। आज की तारीख में यह समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अमेरिका से लेकर भारत तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की अब मांग उठ रही है। भारत में इस समस्या को लेकर सरकार क्या करने वाली है ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अमेरिका में जो चल रहा है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि तमाम ये बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका से ही चलती हैं। अमेरिका में जो चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फेसबुक, इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा और यूट्यूब जो दूसरी कंपनी है, उन पर करीब 350 परिवारों ने एक मुकदमा कर दिया है, केस कर दिया है। इन दोनों कंपनियों पर आरोप है कि ये जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म और इंटरफेस इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग जाए, जिससे बच्चों में डिप्रेशन और सुसाइडल थिंकिंग जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं। दावा किया गया कि मेटा और यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म में एल्गोरिदम्स, ऑटो प्ले, एंडलेस स्क्रॉल फीचर्स में ऐसे कई बदलाव किए हैं जिससे बच्चे कई घंटों तक लगातार इसमें फंसे रहते हैं। बच्चे क्या, बड़े तक फंसे रहते हैं। इसके अलावा कोर्ट में यह भी कहा गया कि मेटा और यूट्यूब ने ऐसा डिजाइन ऑप्शन तैयार किए हैं जो बच्चों को बार बार प्लेटफॉर्म पर लौटने के लिए उकसाते हैं, यानी लत लगवा देते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का एक इंटरनल ईमेल कोर्ट में पेश भी किया गया, जिसमें जकरबर्ग अपने कर्मचारियों से मांग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड को 12% बढ़ाया जाए। यानी अगर एक व्यक्ति 1 मिनट देखता है तो वो 12 मिनट तक देखे, ये जकरबर्ग चाहते हैं। यानी मार्क जकरबर्ग ये आदेश दे रहे थे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि यूजर्स ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर ही बिताएं। कैलिफोर्निया में भी 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने कोर्ट में मेटा और यूट्यूब के खिलाफ शिकायत की है। इनका आरोप है कि सोशल मीडिया कंपनी अपने कंटेंट को इस तरह डिजाइन कर रही है जिससे बच्चे घंटों तक लगातार रील्स स्क्रॉल करते हैं। इन बच्चों को रील्स की आदत किसी नशे की लत की तरह लग चुकी है। मार्क जकरबर्ग पर यह भी आरोप है कि उनकी कंपनी मेटा बच्चों को एडल्ट और आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने में नाकाम रही है। 2024 में मेटा के सेफ्टी और इंटीग्रिटी स्टाफ ने चेतावनी दी थी कि कंपनी ऐसे एआई चैटबॉट्स बना रही है जो एडल्ट कंटेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया की लत बढ़ाने के लिए इस पर कोई ध्यान कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया। लॉस एंजलिस कोर्ट में बच्चों के माता पिता और सरकारी वकीलों से यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनी ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए तो उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। आप सोचिए कि माता पिता कितने परेशान हैं कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया रील से बचाने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका में नहीं है, भारत में भी है। यहां भी सोशल मीडिया पर बैन लगाने की मांग अब उठने लगी है। केंद्र सरकार में सहयोगी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, उसने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अब मांग तेज कर दी है। टीडीपी ने एक प्राइवेट बिल भी पेश किया जिसमें यह मांग की गई है कि बच्चों की उम्र आधार सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। पिछले हफ्ते पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई कि केंद्र सरकार को उम्र के आधार पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमाएं तय करनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को एज वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स लागू करने चाहिए ताकि छोटे बच्चों को इससे बचाया जा सके, उनको ऐसी लत ना पड़े। यहां आपको जानना जरूरी है कि भारत में 14 से 16 साल के लगभग 90% बच्चों के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन हैं और 75% से ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सोशल मीडिया की लत किस तरह बच्चों की जान ले सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में गाजियाबाद में आया, जहां 3 बच्चियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर ली क्योंकि इनके पिता ने इनका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर मोबाइल इनसे दूर कर दिया था। इस डिजिटल पाबंदी को ये तीनों बहनें बर्दाश्त नहीं कर पाईं और अपनी जान दे दी। इसी तरीके से ये डेटा पता चलता है कि उनका ज़्यादातर समय कोरियन ड्रामा, कार्टून और ऑनलाइन गेम्स देखने में बीतता था। यही समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत किस तरह बच्चों को मानसिक रूप से बीमार कर रही है। अब आप इसको एक एक्सपर्ट से समझिए। बुलिंग बढ़ गई है। अब आप पूरे टाइम बच्चे डालते रहते कितने एक्स हुए, कितने पेजेस हो गए, कितने फॉलोअर्स हैं, पूरे टाइम बच्चे यही चेक करते रहते हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी चेक करते हैं। और मुझे लगता है गेमिंग, चाहे ब्लू व्हेल गेम हो, पबजी गेम हो, ये सब एडिक्शन गेम है। सुसाइड रेट इतना बढ़ रहा है बच्चों में, जो बच्चों में इतना एग्रेशन बढ़ रहा है, एजिटेशन बढ़ रहा है। बच्चे आजकल सुनना नहीं चाहते, बच्चे आजकल बिल्कुल भी गोल ओरिएंटेड नहीं रहे। मुझे लगता है कुछ चीजों में बिल्कुल उनको एज लिमिट कर देना चाहिए। मुझे लगता है उनका स्क्रीन टाइम 1 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।